जय जोहार, जय हिंद। आज हम लोग मेंस 100 डे चैलेंज का थर्ड डे है। और थर्ड डे का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जो पढ़ना रहता है वो है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, जो 1750 से शुरुआत होता है और 1200 ईस्वी तक चलता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक होता है दिल्ली सल्तनत होता है। दिल्ली सल्तनत होता है जो कि 1206 से स्टार्ट होता है 1526 तक। उसके बाद 1526 में क्या आता है, बाबर आता है। तो बाबर के आने के बाद से क्या है, स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। और इसी के बीच में जो साउथ में जो साम्राज्य चलते रहता है वो विजयनगर साम्राज्य चलते रहता है। और उसके बाद जैसे मुगल जो 1707 यहाँ पे औरंगजेब का डेथ हो जाता है। और उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी उभरते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी को आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपका समाज संस्कृति और अर्थव्यवस्था, पूरा मध्यकालीन इतिहास का ये आपको पता रहना चाहिए। थोड़ा सा मैं और डिटेल में चले जाता हूँ। अगर प्रारंभिक मध्यकालीन जो भारत है वो देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, 1750। 1750 दो इम्पोर्टेंट इवेंट है। ऐसे तो जनरली इतिहास को इतना जो डिवीज़न करना संभव नहीं है एक डेट के हिसाब से। बट कहा जाता है कि जो जो एक है दुनिया में इस्लाम का जो उदय होता है ये यहाँ पे होता है। और अचानक इस्लाम पूरे दुनिया में छाता है, तो वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है पूरा दुनिया का। तो इतिहास उस हिसाब से जगह दे देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो मध्यकालीन भारत रहता है वहाँ पे, और ये गुप्ता काल है ना, गुप्ता काल का डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद क्षेत्रीय अलग अलग राज्य का उदय होता है। उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में आपको तीन इम्पोर्टेंट जो जो राज्य हैं आपस में लड़ाई करते रहते हैं। इधर राष्ट्रकूटता रहता है, यहाँ पे पाला रहता है, और ये गुर्जर प्रतिहारा रहता है, और गुर्जर गुर्जर प्रतिहारा रहता है, और आपका यहाँ पे पाला रहता है, और राष्ट्रकूटता यहाँ पे रहते हैं। इन लोग के बीच कन्नौज के लिए लड़ाई चलते रहता है उत्तर भारत में। वैसे नीचे में फिर उसके बाद नीचे में जो बड़े साम्राज्य के रूप में चोला निकलते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और इस टाइम का जो समाज है, हम देखेंगे कि जब गुप्त साम्राज्य था तो भारत और यूरोप का बढ़िया संबंध रहता है, ठीक। और अचानक इस्लाम का उदय होता है तो आपका ट्रेड रूट कैंसिल हो जाता है यहाँ से। तो फिर सामंतवाद का जन्म होता है। और ये सामंतवाद का आज जितना भी आपका सोशल समस्या है, आपको देखेंगे तो सामंतवाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जिसमें जो जमीन को दान करने का इस प्रथा स्टार्ट होता है। जमीन को एज अ एज अ सैलरी देने का स्टार्ट होता है। और उतने टाइम में बहुत सारे जो है मंदिर बनते हैं। तो ये वाला पीरियड इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है दिल्ली सल्तनत। अब हमको पता है कि बाहर से जो इस्लाम का जो विस्तार बढ़ते जाता है और हमारे तक आता है। और यहाँ पे जो उन्होंने नींव डालते हैं, दिल्ली सल्तनत बनते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक वंश आता है, खिलजी वंश आता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश आता है। उसके बाद सैयद और लोधी वंश आते हैं। और ये जब बाहर से आते हैं शासन करने के लिए, तो एक अपना नया प्रशासन और सैन्य व्यवस्था लेके आते हैं। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया को कोई भी राज्य कहीं से भी राजा हो, कहीं से भी आए राज्य के हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो उतने टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता ही होना चाहिए था। हम जो सिविल सर्विस या फिर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका कौन सा जाति है, कौन सा धर्म है, कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा रीजन है, हमको मतलब नहीं है। कोई भी अगर यहाँ पे शासन किया है तो किस तरीके से शासन किया है, उसका प्रशासन कैसे था, क्योंकि आप भी प्रशासक बनने वाले हैं। और उनका जो सैन्य व्यवस्था कैसे था, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक आंदोलन होता है, ठीक है, जिसको आप भक्ति और सूफी आंदोलन बोलते हैं, परंपरा। अब इस्लाम नया एक फोर्स आ रहा है, यहाँ के जो परंपरा है दोनों क्लैश हो रहे हैं। एक नया तरीके से भक्ति और सूफी आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद उसके कारण के एक अलग संस्कृति बनता है जो गंगा यमुना तहजीब भी बोला जाता है बाद में। वैसे उसके बाद एक जो साउथ में एक बहुत बड़ा एम्पायर बनता है जिसको विजयनगर एम्पायर बोलते हैं। और उसके साथ में बहमनी राज्य रहता है। इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, उसका भी कहानी है। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं कृष्ण देव राय हैं, जो बहुत सारे बांध बनाते हैं। एक पूरा पूरा एक नया रूल लेके आते हैं और विजयनगर एक साम्राज्य बनाते हैं। जब दिल्ली सल्तनत इधर चल रहा है, मुगल एम्पायर है, तो भी उन लोग चलते रहते हैं।
उनका कौन कौन सा सांस्कृतिक उपलब्धि है उसको पढ़ना रहता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल एग्जाम का फेवरेट टॉपिक में से एक है प्रीलिम्स और मेंस में। अगला जो टॉपिक रहता है वो मुगल साम्राज्य रहता है। मुगल साम्राज्य, बाबर जो बाहर से आया रहता है, ठीक है ना, वो मरने के बाद भी मेरे को वहीं पे दफनाओ बोलता है, ठीक है ना। उसने पहली जो तुझके बाबरी पहला आत्मकथा है इस पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है। लेकिन उसके बाद जो बाबर के बाद हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, अकबर फिर इस देश को अपना मानता है और हिंदुस्तान का नींव रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में फिर से औरंगजेब आता है, फिर से पॉलिसी चेंज कर देता है। तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन अपने को क्या है कि जो तथ्य है, दो जो फैक्ट है, उसके हिसाब से जो हमारे एनसीईआरटी और जो बुक है उसी के हिसाब से हमको पढ़ना है और उसी के हिसाब से लिखना है। जो पॉलिटिक्स में या फिर जनरल पब्लिक में क्या हो रहा है हमको पता नहीं है, ठीक। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिसके कारण एक जो मुगल एम्पायर बनता है, ठीक है, वो मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था। यानी कि यहाँ पे भी प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा से करते हैं, तब जाके दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग अर्थव्यवस्था में से एक रहता है यहाँ पे। शाहजहाँ के शाहजहाँ का देखोगे तो बहुत सारे एरिया को कैप्चर करता है वो। उसके बाद जहांगीर पेंटिंग लेके आता है। तो उनके कारण काल काल में कला स्थापित और चित्रकला में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है यहाँ पे। और उनके धार्मिक नीति, ठीक है, अकबर का जो धार्मिक नीति है अच्छा रहता है, तो राजपूत लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। औरंगजेब आता है तो उसका नीति गड़बड़ हो जाता है, तो मुगल एम्पायर ही पतन हो जाता है, ठीक। तो उनका प्रशासन, मुगल प्रशासन आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक। अगला जो है मुगल के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे क्षेत्रीय राज्य फिर से स्टार्ट होते हैं। भारत क्या है कि अगर आप इतिहास को देखोगे, एक बड़ा राज्य आ गया, फिर टुकड़ा टुकड़ा हो गया, फिर बड़े राज्य आ गया, फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया, मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है तो फिर कौन आ जाता है, मराठे आ जाते हैं, राजपूत फिर से एक हो जाते हैं। उसके बाद जो सिख संप्रदाय बनता है और गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ के निर्माण करते हैं, जो कि अगर आप देखोगे सिख समुदाय में कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम दोनों के आपको इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वहाँ पे मिलेंगे। इसी टाइम में अहोम किंगडम है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है, ठीक है। अहोम किंगडम रहता है, ठीक है। असम में जाट और अन्य राज्य बनते हैं। इवन जो मुगल टूटने के बाद जो उनके गवर्नर रहे हैं, ठीक है, निज़ाम जैसे हैदराबाद बनाता है, अवध बनाते हैं और बंगाल छोटे छोटे राज्य बनते हैं। तो इस टाइप का इस टाइम में जो समाज होता है, संस्कृति होता है, अर्थव्यवस्था होता है, किस टाइप का रहता है आपको पता रहना चाहिए। क्या ट्रेड बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल बढ़ते जा रहा है इस एज में। तो क्या हो गया, जब ट्रेड बढ़ेगा तो नगर बढ़ेंगे, तो उतना टाइम के बहुत सारे नगर आज भी हैं, आगरा, मुर्शिदाबाद, ठीक, आपको मिल जाएंगे। दूसरा, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में भी हम लोग आगे रहते हैं। हमारा जो उतना टाइम का जो सामान है पूरे फिर से हम लोग ग्लोबल एक्सपोर्ट कर रहे थे। रोल ऑफ वुमेन क्या होता है, स्थिति, ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए, ऐसे में हर जगह पे आ जाएगा लिखने के लिए। भक्ति और सूफी जो संप्रदाय है वो कैसे करके भविष्य के जो समाज रहेगा उनकी उनकी कल्पना करता है। लैंग्वेज और साहित्य किस टाइप के यहाँ पे रहते हैं आपको पता रहना चाहिए। और एजुकेशन और जो नया जो सिस्टम लेके आते हैं, मद्रासा व्यवस्था, जैसे कि हमारे पास गुरुकुल परंपरा थी, ये मद्रासा व्यवस्था लेके आते हैं, तो उस चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। तो इस चीज़ ये टॉपिक और सब टॉपिक हो गया, और एक बार पढ़ लेंगे तो आप फिर टेस्ट दिलाने के हकदार रहेंगे। अगर यहाँ तक आपने पढ़ लिया है तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए, जो डे 3 के लिए आपके पास जो चैलेंज था, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था और इसमें कौन कौन से राजवंश सम्मिलित थे। व्हाट वाज द ट्रिपेरेट स्ट्रगल इन अर्ली मेडिवल इंडिया एंड विच डायनेस्टी वर इन्वॉल्व, ये 2 मार्क्स का है। सेकेंड, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई का ऐतिहासिक महत्व बताइए। ठीक। थर्ड क्वेश्चन ये नहीं है, थर्ड क्वेश्चन ये है, हाँ, थर्ड क्वेश्चन ये है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर। तो मुगल प्रशासन और सल्तनत काल के प्रशासन में क्या अंतर है, विवेचना कीजिए, दोनों में फर्क क्या था उसको बताना है।
अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स का है वो है मध्यकालीन भारत की सामाजिक संरचना में जाति और धर्म की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवोल्यूएट द रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिवल इंडिया। या फिर आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, इवोल्यूएट द रोल ऑफ कृष्ण देवराय इन एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में कृष्ण देवराय की भूमिका का मूल्यांकन करिए। जो लास्ट जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो इंपॉर्टेंट लिखना है, राइट अ डिटेल नोट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल कालीन भारत में कला, स्थापत्य, संस्कृति के विकास पर एक समग्र टिप्पणी कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं, द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स प्रोवाइड अ मोरल फाउंडेशन टू इंडियन सोसाइटी, एलोबरेट विद द एग्जाम्पल। भक्ति और सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज में एक नैतिक आधार प्रदान किया, इस पे चर्चा करना है। यह आप कंप्लीट कर सकते हैं और आप हमें हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जो युवा चैलेंज में हमें भेज सकते हैं। और हमारे इस कोर्सेज को आप जो युवा के ऐप में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।